अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज यहाँ डिस्कस हो जाएगा अगेन वर्क पावर एंड एनर्जी। लेकिन बेटा आज जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ यहाँ दैट इज वेयर पावर, ठीक है ना। तो बेटा आज का टॉपिक पावर के बारे में होगा और इसके अलावा बेटा इन एडिशन टू दैट आई विल शेयर बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा इसके बाद एक और टॉपिक लेने वाला हूँ मैं यहाँ दैट इज कोलिजन, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ लेकर स्टार्ट करेंगे यहाँ पावर से, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक हियर विद द कांसेप्ट ऑफ पावर। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा सीधी है। तो बेटा यहाँ पहले डिस्कशन होगी बेटा किसके बारे में, पावर के बारे में डिस्कशन होगी। ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ लिखूंगा तो सीधी है। ओके तो बेटा मैंने यहाँ लिखा पावर। तो आज जो यहाँ डिस्कशन होगी वो बेटा पावर के बारे में डिस्कशन होगी। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में। तो बेटा पावर क्या होता है, किसी मशीन का पावर, किसी बॉडी का पावर क्या होता है, किसी पर्सन का पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क। इट इज द रेट एट विच, इट इज द रेट बेटा क्या है, रेट। It is the rate at which work is done by a machine. At which work is done by a machine लिखो, by a body लिखो और by a person लिखो, no problem. It is the rate at which work is done by a machine. ठीक है ना। अरे किस रेट पर कोई मशीन क्या कितना काम करती है, इसको बेटा इसका पावर कहते हैं, इसको इस वक्त पावर कहते हैं। ठीक बेटा देखो क्या है। तो बेटा यहाँ लिखेंगे पावर ऐसे होता है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम में लिखेंगे रेट। अगर कम टाइम में ज्यादा वर्क डन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि मशीन ने ज्यादा काम किया, पावर का, मशीन का पावर ज्यादा है। अगर बेटा कम टाइम में ज्यादा वर्क डन की मशीन ने, इसका मतलब है कि द पावर ऑफ मशीन इज मोर, ठीक है ना। अगर ज्यादा टाइम में ज्यादा है ना बेटा, ज्यादा इसका मतलब है पावर कम, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ज्यादा टाइम में कम वर्क करेगा तो बेटा इस वक्त पावर क्या होगा, कम। तो मशीन का पावर हम कम कहेंगे, ठीक है ना। अगर नीचे कम पावर ज्यादा, अगर यहाँ न्यूमरेटर में वर्क ज्यादा पावर ज्यादा, ठीक है ना, बात आई समझ में। तो अगर कम टाइम में कोई बॉडी ज्यादा वर्क करेगी तो इसका पावर ज्यादा है, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो हम लिखेंगे बेटा इन सिंपल वर्ड्स इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या है इसका एस आई यूनिट क्या है पावर का, एस आई यूनिट ऑफ पावर इज, ऐसा इन द पावर इज वॉट, ठीक है ना बेटा, वॉट। तो ये वॉट क्या होता है बेटा, व्हाट इज वॉट हियर। तो बेटा सी हियर इट इज ऐसा इसका पावर है। लेकिन अगेन पावर इज एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है कि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो भी दिखाएंगे बेटा। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ये भी दिखाएंगे। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बेटा दिखाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बेटा क्या है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी दिखाएंगे बेटा। लेकिन पहले जो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज दैट इज वॉट। तो ये वॉट क्या होता है, व्हाट इज वॉट बेटा, देखो क्या है वॉट, व्हाट इज वॉट हियर। ओके ए बेटा डब्ल्यू वर्क इज 1 जूल, अगर वर्क 1 जूल लेंगे एंड टी लेंगे बेटा 1 सेकेंड, ठीक है ना। देयरफॉर बेटा इस वक्त बताइए पावर किसके बराबर आएगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड और इसी का नाम है बेटा 1 वॉट, ठीक है ना। तो बताइए 1 वॉट क्या, व्हाट इज 1 वॉट। पावर इज सेड टू बी एज 1 वॉट व्हेन वर्क डन बाय ए मशीन इज 1 joule and that work done is in 1 second. When 1 joule of work is done in 1 second, then at that time the power of the machine is said to be as 1 watt. Okay, very nice. लिखो बेटा यहाँ लिखो जल्दी लिखो, watt क्या होता है। तो बेटा watt क्या होता है, what is watt। तो बेटा watt होता है power is said to be as 1 watt. Power is said to be as बेटा क्या लिखेंगे 1 watt. Power is said to be as 1 watt when 1 joule of work is done in 1 second. When 1 joule of बेटा work is done in 1 second, then at that time power is the rate, then at that time power of the machine is said to be as 1 watt, ठीक है ना। और power at that time is said to be as 1 watt का बेटा when 1 joule of work is done in 1 second, इसी का नाम है 1 watt। तो 1 watt क्या होता है बेटा, power is said to be as 1 watt when 1 joule of work is done in 1 second। हो गया, ओके नाइस।
अब पावर की डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस ऑफ पावर देखो बेटा क्या है? डायमेंशंस ऑफ पावर ये आपको पता है। डायमेंशंस ऑफ पावर बेटा क्या है? ओके देखो बेटा क्या है, तो बेटा आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू W बाई टी, ठीक है ना। क्लियर? डायमेंशंस ऑफ पावर तो बेटा ऐसे वर्क के क्या है? पावर के डायमेंशन ऐसे वर्क के डायमेंशन है ml² t माइनस 2, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे बेटे हम t, ठीक है ना। बेटा वर्क के यूनिट्स क्या है? ml² t माइनस 2। वर्क व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क? ml² t माइनस 2, ठीक है ना। तो बेटे यहाँ मैंने ml² t माइनस 2 डिवाइड करेंगे t को स्क्वायर ब्रैकेट में, तो बेटा किसके बराबर आएगी डायमेंशन ऑफ पावर? ml² बेटा इसका पावर 1 है, तो t माइनस 2 एंड माइनस 1 दैट इज माइनस 3 एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। ओके वेरी नाइस। ml² बेटे t माइनस 2 बेटे ये 1 है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि ये डिवीजन है, माइनस 2 एंड माइनस 1 दैट इज माइनस 3। ओके वेरी नाइस। नो नेक्स्ट थिंग हियर इज डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी है देखो दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। मैंने कहा पहले ही बेटा कहा है कि पावर, both power and energy are scalar quantities and that is why they have been placed in the same chapter, in the same topic. Okay very nice। देखो बेटे क्या अब कैसे, how power is a scalar quantity। सीढ़िया देखो बेटा कैसे हम पावर लिखेंगे। ऐसे पावर आपको पता है कि पावर बेटा होता है W बाई टी के बराबर, लेकिन बेटा आपको पता है बट यू नो बट W इज इक्वल टू F डॉट एस, बेटा पता है ना। वो किसके बात है? वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो बेटा लिखो यहाँ, तो बेटा यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ बेटा? ओके वेरी नाइस। देयरफॉर बेटा पावर किसके बराबर आएगा? पावर आएगा W बाई टी। W के बदले क्या लिखेंगे? F डॉट एस डिवाइडेड बाई टी, ठीक है ना। ओके देखो बेटा क्या है पावर, तो पावर किसके बराबर आएगा? पावर इज इक्वल टू, देखो मैं बेटा एफ यहाँ ऐसे लिखूंगा, डॉट यहाँ लिखूंगा, लेकिन एस बाई टी बेटा यहाँ 1 लिखूंगा डिवाइड, क्योंकि इसको इसके साथ डॉट और इसको टी माइनस टी, ठीक है ना। लेकिन एस बाई टी, लेकिन बट बेटा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? पी इज इक्वल टू एफ को एफ बाई 1 इज एफ, ठीक है ना। एफ ही लिखो, डॉट लिखेंगे यहाँ एस बाई टी बेटा क्या है? वेलोसिटी, ठीक है ना। So what is power here? Power is also defined as dot product of force vector and velocity vector। लिखो बेटा, तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ? therefore क्या लिखेंगे बेटा? therefore power is also defined as the dot product of F vector and beta V vector, ठीक है ना। यह डेफिनेशन। एंड वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा इसीलिए पावर क्या है? यहाँ मैंने कहा कि हाउ पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आई बात समझ में, पावर कैसे स्केलर क्वांटिटी है बेटा? Power is, we represent here power as dot product of two vectors, that is F vector and velocity vector। तो बेटा dot product of two vectors क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी। ओके तो पावर कौन सी क्वांटिटी है? तो पावर यहाँ बेटा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा क्या निकलता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा निकालते हैं क्या? कौन सी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। और एक नई डेफिनेशन यहाँ पावर के लिए बेटा आई। ओके देखो बेटा क्या है सीरियल। अब यहाँ लिखेंगे पावर बेटा, स्टार्ट करेंगे यही से। देखो अब मजा आएगा बेटा। देखो क्या अब मैं लिखूंगा, तो पावर है बेटे किसके बराबर? F डॉट V के बराबर, ठीक है ना। देखो बेटा अब आपको पता है कि A डॉट B किसके बराबर है? A डॉट B बेटा आपको पता है कि A डॉट B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम F एंड B के दरमियान। तो बेटा पावर किसके बराबर लिखेंगे? यहाँ पावर लिखेंगे F magnitude of F vector into magnitude of V vector into cos theta, and theta is the smaller angle between F and V, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, मान लीजिए कि यहाँ देखो बेटा क्या है, the direction of velocity is along the direction of instantaneous velocity, the instantaneous displacement, ठीक है ना। the direction of velocity is along the direction of displacement, ठीक। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, देखो बेटा क्या लिखेंगे,
क्लियर? देखो बेटे क्या है, अगर बेटा ये बॉडी है यहाँ और बेटा ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, ग्राउंड पर, लेट अस इट्स मास इज m, ठीक है ना। अगर बेटा हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया है ना, ठीक, ओके, वेरी नाइस। अगर बेटा यहाँ ये डिस्प्लेस ऐसी हुई तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ओके, देखो बेटा, तो बेटा यहाँ लिखेंगे अगर थीटा इनके दरमियान, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है ना, अगर थीटा है, केसेस लिखेंगे आप, केसेस लिखेंगे, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि एफ इसी डायरेक्शन में है और बेटा वी भी इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसी डायरेक्शन में वी भी है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ये एम है, सेम दिस है, यहाँ डिस्प्लेस हुआ 4 से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, पावर लिखेंगे एफ इंटू वी इंटू कॉस 0। बेटा कॉस 0 किसी बात है, कॉस 0 तो पावर के बराबर होता है, तो पता है बेटा पावर किसके बराबर आएगा, एफ पी, एंड दैट इज पॉजिटिव, सो पावर इज पॉजिटिव, जस्ट लाइक वर्क इज पॉजिटिव, ऐसे ही पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना, ओके, वेरी नाइस। तो बेटा के सेकंड क्या लिखेंगे, के सेकंड लिखेंगे इफ थीटा इज, अगर बेटा थीटा कितना है, 90 है। देखो बेटा, अगर बेटा यहाँ आपने किसी बॉडी पर फोर्स ऐसे अप्लाई किया और वेलोसिटी वेक्टर ऐसी है इसका, लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेस ऐसी हुई, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी, तो इनके दरमियान थीटा कितना है, 90, तो इस वक्त बेटा पावर क्या आएगा, ठीक है ना, यहाँ दिखाएंगे बेटा, ओके, लिख लिया, लिख लो। देखो बेटा क्या है, सपोज बेटा यहाँ ऐसे है, ये है बॉडी, आपने बेटा यहाँ फोर्स से अप्लाई किया, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, ठीक है ना, ऐसे हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बेटा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होती है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होती है, इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा थीटा कितना है, फोर्स और एम है, तो फोर्स तो यहाँ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ, तो इनके दरमियान बेटा ये थीटा कितना आया, कितना थीटा है, थीटा हियर इज 90। तो बेटा यहाँ पावर कितना होगा इस पर, हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड, हाउ मच पावर इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द बॉडी, इज बेटा 0। देखो बेटा कैसे आएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो बेटा पावर क्या आएगा, एफ वी कॉस बेटा 90। तो बेटा आपको पता है कि कॉस 90 बेटा किस बोलता है, 0 के बराबर, तो देयरफॉर बेटा पावर किसके बराबर आएगा, एफ वी इंटू 0, और बेटा 0 के बराबर, तो पावर किसके बराबर आया, 0, ठीक है ना। तो पावर आया बेटा इस केस में 0, क्या आया बेटा, पावर आया 0, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा पावर क्या आया, तो पावर आया बेटा 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है ना, पावर किसके बराबर आया, 0 के बराबर। अब केस थर्ड क्या है बेटा, केस थर्ड, इफ थीटा इज 180, किसके दरमियान, एफ एंड वी के दरमियान। देखो बेटा कैसे, अगर बेटा यहाँ फोर्स ऐसी है लेकिन वेलोसिटी यहाँ है, ठीक है ना, अगर फोर्स और किसके दरमियान, अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180, तो इस वक्त पावर क्या आएगा, पावर आएगा बेटा एफ वी कॉस 180। लेकिन बेटा आपको पता है कि cos 180 बेटा किसके बराबर है, -1 के बराबर, तो देयरफॉर पावर आएगा एफ वी cos 180 इज -1, तो बेटा पावर आया माइनस एफ वी, ठीक है ना, ओके, वेरी नाइस, बात आई समझ में। तो पावर हियर इज नेगेटिव, सो पावर इज जस्ट लाइक, अगर वर्क पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव, अगर वर्क 0 होगी तो इस वक्त में वर्क भी 0 होगी तो पावर भी 0, क्योंकि बेटा पावर होता है ना वर्क बाई टाइम। अगर वर्क नेगेटिव आएगी तो पावर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ मैंने दिखाया, ठीक है ना। लेकिन पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, बट वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद रखना, ओके, वेरी नाइस। तो वर्क एंड पावर गो साइड बाय साइड, और पावर कहता है वर्क को, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कौन कहता है, पावर किसे, वर्क से। तो वर्क एंड पावर गो साइड बाय साइड, अगर वर्क 0 पावर भी 0, अगर वर्क पॉजिटिव पावर भी पॉजिटिव, अगर वर्क नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। बात आई सही में, 100% श्योर, ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा सीरियर कोई आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ पूछ करिएगा बेटा, देखो अगर f है 2i + 5j
एंड बेटा यहाँ है वेलोसिटी है 6i प्लस 3j। फाइंड, अगर एक क्वेश्चन है फाइंड, देन फाइंड बेटा पावर। तो क्या करेंगे आप, फाइंड पावर। तो बेटा पावर किसके बराबर आएगा, तो सिंपल लिखेंगे आप पावर बेटा, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पावर आएगा f डॉट बेटा v। तो f किसके बराबर है, 2i कैप प्लस 5j कैप बेटा, ठीक है ना। डॉट करेंगे वेलोसिटी वेक्टर से, तो वेलोसिटी क्या है 6i कैप प्लस 3j कैप। ओके वेरी नाइस। तो बेटा करो डॉट प्रोडक्ट, 2 6s आर बेटा 12, तो बेटा i डॉट i कैप डॉट i कैप। अब 2 को इसके साथ ضرب दो बेटा, ठीक है ना। तो प्लस आएगा 2 3s आर 6, बेटा यहाँ आएगा i कैप डॉट j कैप। क्या आएगा, i कैप डॉट j कैप, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो आप किसको जरा दे दो बेटा, प्लस 5 को इसके साथ, फिर 5 को इसके साथ, डॉट करो। 5 6s आर बेटा 30, तो बेटा लिखेंगे यहाँ j कैप डॉट i कैप, प्लस लिखेंगे 5 3s आर 15 j कैप डॉट j कैप। ओके वेरी नाइस। बेटा आपको पता है कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू बेटा 1 के बराबर होता है। तो बेटा आपको पता है ना i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k कैप इज इक्वल टू k कैप डॉट i कैप। और बेटे सारे होते हैं 0 के बराबर, ये आपको पता है, ये हमने वेक्टर्स में किया है। तो बेटा बताइए क्या आएगा, 12 i डॉट i क्या आएगा 1, ठीक है ना, प्लस 6 इंटू i डॉट j बेटा 0 के बाद तो 0, प्लस बेटा 30, तो बेटा इंटू j डॉट i का ये भी बेटा 0, प्लस बेटा 15 बेटा j डॉट j वो बेटा 1 के बराबर। पता है कितना है, किसके बराबर आएगा। तो बेटा पावर किसके बराबर आएगा, 12 1 12, प्लस बेटा ये है 0 6 0 0, प्लस बेटा 30 इंटू 0 0, प्लस बेटा 15 1 15, तो बेटा पावर आएगा बराबर कितना, 15 12 प्लस 15, तो ये बेटा 27 के बराबर, ये है पावर, ठीक है। ओके बेटा बात आई समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आसान। हाँ डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। हाँ जिगर, अगर कोई कहेगा यहाँ ऐसे ही इसको साफ करेंगे। हाँ बेटा देखो बेटे, अगर इसी क्वेश्चन में कोई कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर, तो आप क्या करोगे, अरे एफ एंड वी के दरमियान एंगल निकालो, एक और प्रॉब्लम इसी में। तो सॉल्यूशन इसको ऐसे आएगा बेटा, देखो क्या वी नो एफ वेक्टर डॉट, ये एफ वेक्टर है, डॉट वी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इनटू cos थीटा। और थीटा, ये थीटा मालूम करना है, ये थीटा है किस के दर, एफ और वी के दरमियान। तो पहले एफ डॉट वी निकालो बेटा, बताइए पहले इसकी लिखो फर्स्ट इक्वेशन। आप क्या निकालो, एफ डॉट वी भी आपने निकाला ना, एफ डॉट वी का शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, देखो 2 6 12 प्लस 5 3 15, बेटा वो किसके बराबर आएगा, वो 27 के, क्योंकि आई डॉट जे 0 और जे डॉट आई 0, तो कितना है 27। तो ये बेटा लिखा, ये तो आया। आप मैग्नीट्यूड ऑफ किसका निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ किसके बाहर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आएगा बेटा, आपको पता है अंडर रूट आई का यहाँ ये 2 का स्क्वायर और प्लस जे कैप है ये 5 का स्क्वायर, तो आया ये किसके बराबर बेटा, ये आएगा बराबर 2 2 4 एंड 5 5 25, तो बेटा ये आएगा 29 के बराबर। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ किसका लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का, तो बेटा बताइए किसके बराबर आएगी, आई का यहाँ 6 और यहाँ जे कैप का 3, तो इसका अंडर रूट का है 6 स्क्वायर प्लस बेटा 3 स्क्वायर, बेटा ये बताइए किसके बराबर आएगा। तो 66 36 बेटा प्लस 3 3 9, तो बेटा बताइए किसके बराबर आएगा, अंडर रूट बेटा ये आएगा 45, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट करो इसमें, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट, इसकी लिखो एक्स इक्वेशन, इसकी लिखो बेटा y और बेटा इसकी लिखो z, सब्स्टिट्यूट x y एंड z इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या बनी, देखो बेटा क्या है, देयरफॉर बेटा यहाँ आएगा तो क्या आएगा, हाँ एफ डॉट वी किसके बराबर है, 27 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ तो 29 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बारे है बेटा, अंडर रूट 45 इनटू cos थीटा, तो थीटा खुद ब खुद निकलेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या है 27, तो डिवाइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट
29 इंटू अंडर रूट 45 cos थीटा होगा किसके बराबर 27 डिवाइड करो अंडर रूट 29 एंड अंडर रूट 45। तो देखो बेटा थीटा किसके बराबर आएगा, तो बेटा यहाँ थीटा ऐसे आएगा, देखो बेटा थीटा किसके बराबर आएगा, तो थीटा आएगा बराबर cos इनवर्स क्या आएगा बेटा, cos इनवर्स, यहाँ cos इनवर्स बनेगा, इनवर्स बेटा यहाँ लिखेंगे 27 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 45। बेटा अगर आप ऐसे ही लिखोगे ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, जरा कोई इसके साथ करो या नहीं करो तो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस इज आंसर, इज योर टफ, ओके। और बेटा ये भी आना चाहिए 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट्स, वो भी याद रखना है, ओके ओके। अब इसके साथ ये बेटा खत्म हुआ, अब नया कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा 1 हॉर्स पावर किसकी बात है 746 वाट, ये याद रखना बेटा, ये भी यूनिट है, ये भी एक यूनिट है किसका बेटा, पावर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ, ओके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये डिस्कस करेंगे बेटा, क्या करेंगे डिस्कस, लॉ बेटा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी का यहाँ खास एक मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी बेटा होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या डिस्कस करेंगे बेटा, क्या करेंगे डिस्कस, देखो बेटा क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, देखो बेटा मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिक्स में जो एनर्जी आती है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कस नहीं करनी है, हीट एनर्जी नहीं करेंगे डिस्कस, हीट एनर्जी डिस्कस हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स में, न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कस हो जाएगी न्यूक्लियर फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्कस हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी सिंपल लिखना है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यही कंजर्व, अब कैसे कंजर्व रहेगी ये देखो बेटा क्या है, सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड ओनली व्हेन वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये तभी वैलिड है जब फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर इन्वॉल्वमेंट कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होंगे तो बेटा ये वैलिड नहीं है। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम हर फोर्स के लिए वैलिड है, याद रखो। अगर न्यूमेरिकल करना है तो कोई कहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटर है या वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बेटर है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां हर कोई फोर्स वैलिड है किसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। लेकिन ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं, विस्कस फोर्स के लिए नहीं, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके देखो बेटा, तो देखो यहाँ क्या है, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट if work done by the forces is, if work done by the forces are conservative, क्या बेटा लिखा मैंने, क्लियर। It states that the total energy of a system, of an isolated system, सिस्टम की बात है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट जिस पर एफ एक्सटर्नल 0 है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इंटरनल फोर्सेस है व्हाटएवर इंटरनल फोर्स, ओके, बट दिस इंटरनल फोर्सेस शुड बी कंजर्वेटिव। It states that the total energy of a system remains constant if work done by the forces are conservative in nature, ठीक है ना। फोर्सेस क्या होनी है, कंजर्वेटिव। देखो बेटा क्या है, ऐसे बेटा लिखेंगे, देखो बेटा क्या, we know from work energy theorem
वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेकिन यहाँ सिर्फ लेना है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, काइनेटिक एनर्जी कह रही है कि हर कोई फोर्स के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इस वर्क के लिए सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लूंगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट है यहाँ मुझे डिराइव करनी है, मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना है कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो बेटा डेल के किसके बराबर है? डेल डब्ल्यू के बराबर, ठीक है ना। लेट हियर दिस, सपोज बेटा यहाँ कोई बॉडी है, यहाँ हमने इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया है, एफ एक्स, ठीक है ना। और बेटा मान लीजिए कि ये कितना डिस्प्लेस हुई, डेल एक्स, ठीक है ना। कोई बॉडी है, इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया एफ एक्स, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल डेल्टा एक्स। तो बेटा डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इस बॉडी में? तो बेटा ये आएगी बराबर एफ एक्स, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड इज अलोंग द एक्स एक्सिस। डेल डब्ल्यू इज एफ एक्स इनटू बेटा डेल्टा एक्स, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो वर्क डन क्या है? एफ एक्स डेल एक्स। यहाँ मैंने ले लिया कि वर्क हियर इज डन and displacement here is along x axis and work is done by the variable force. Okay, very nice. see here, okay, देखो बेटा क्या है, ये आपको पता है कि change in kinetic energy is equal to net work done by forces। लेकिन यहाँ फोर्स सिर्फ क्या मानना है? कंजर्वेटिव। किसके लिए? मैकेनिकल एनर्जी के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम हर फोर्स के लिए बेटा, हर फोर्स के लिए बेटा वैलिड है, लेकिन यहाँ हमने इस फोर्स का स्पेशल केस खाली ले लिया, क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा देखो क्या है, अगेन यहाँ लिखो पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल, याद रखो हमेशा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद रखो, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमेशा जब तक आप दुनिया में हो, जब तक है जान जिगर, तब तक बेटा ये याद रखो, ठीक है ना बेटा, ये याद रखो तब तक। क्या? चेंज इन बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा याद रखो, क्या रखना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, इट इज potential energy is valid only for conservative forces, ठीक है ना। and law of conservation of magnetic energy is also valid only for conservative forces, याद रखना। but kinetic energy is valid for all forces and work energy theorem is valid for all forces। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ थ्योरम का कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यहाँ बेटा ये लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एक्सप्लेन करना है। तो डेल डब्ल्यू क्या लिखा? माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्सेस, याद रखना, माइनस लेकिन नेगेटिव। ओके, लेकिन बेटा अगर यही लिखेंगे क्योंकि फोर्सेस कंजर्वेटिव है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस, तो वर्क डन तो यही है ना, सेम कंजर्वेटिव एफ एक्स, बेटा लिखे नेगेटिव डेल्टा एक्स। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा टोटल चेंज इन एनर्जी, टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर आएगी? टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बेटा किसके बराबर आएगी? बताओ। टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू डेल यू प्लस बेटा डेल के। पहले डेल के लिखो, डेल के प्लस डेल यू। तो सिस्टम में कितनी चेंज आई? टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी डेल इन द सिस्टम बेटा क्या आई? डेल ई इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो वो होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन बेटा डेल के किसके बराबर है? एफ एक्स डेल एक्स प्लस बेटा, लेकिन डेल यू किसके बराबर है? बेटा हमेशा याद रखना, जब तक आप जिंदा हो इस दुनिया में, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये याद रखना। तो डेल यू किसके बराबर है बेटा? यहाँ ये ठीक है, ये माइनस, क्योंकि डब्ल्यू तो यहाँ बेटा ये डब्ल्यू लिखेंगे, लिखिए माइनस एफ एक्स डेल एक्स है, माइनस एफ एक्स बेटा प्लस बेटा क्या है यहाँ? नहीं, डेल एक्स है, क्या है बेटा? माइनस एफ एक्स डेल एक्स। ओके, वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या है, सीधे। तो देयरफॉर टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई बेटा? कितनी आई? ये बेटा लिखेंगे एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस माइनस माइनस, तो बेटा यहाँ लिखेंगे एफ एक्स डेल्टा एक्स, तो बेटा ये और ये कैंसल। तो टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बेटा किसके बराबर आई? 0। तो इसका मतलब है ई क्या है? ई क्या है? कांस्टेंट। लेकिन बेटा ई किसके बराबर होती है? बट ई होती है मैकेनिकल एनर्जी होती है बराबर
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के ई। तो देयरफॉर बेटा ई रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स potential energy plus kinetic energy remains constant when work done on the system is only by conservative forces. ये याद रखना है. That is here principle of law of conservation of mechanical energy. This is principle of law of mechanical energy, that is total sum of potential energy and kinetic energy remains constant in a system when work done, when forces involved are only conservative in nature. अब एक सिंपल बेटा यहाँ देंगे, देखो बेटा इसका मतलब ये भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, U initial plus बेटा kinetic energy initial is equal to U final plus kinetic energy final. ये भी है स्टेटमेंट सेम, क्योंकि जब इनिशियल फाइनल का बराबर हो तो इसका मतलब है कि टोटल सम ऑफ क्या रहा, कांस्टेंट. जो इनिशियल में था वो फाइनल में टोटल एनर्जी. ठीक है ना. एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. That is known as law of conservation of mechanical energy. तो बेटा इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. देखो बेटा क्या, अब यहाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे. लेट्स टेक हियर एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस. एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ये समझ में आए, ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. हम एक बॉडी लेंगे, बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. वहां देखेंगे हर पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट है. इससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, वेरी नाइस. तो देखो बेटा क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन लेंगे, एग्जाम्पल सो एज टू एक्सप्लेन. देखो बेटा, लेट अस कंसीडर ए बॉडी falling freely under the effect of gravity. तो बेटे यहाँ फोर्सेस इन्वॉल्व है सिर्फ ग्रेविटी. तो ग्रेविटेशनल कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है ना. तो यहाँ बेटा हम यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है ना. ओके, एयर रेजिस्टेंस यहाँ नेग्लेक्ट करेंगे, सब कुछ नेग्लेक्ट करेंगे. ओनली फोर्स क्या मानेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके देखो बेटा, सपोज बेटा मैंने यहाँ ग्राउंड ले लिया. ठीक है ना. यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक बॉडी है और मैंने इसको रिलीज किया, इस बॉडी को, एंड दिस बॉडी इज एट हाइट h अबव द ग्राउंड. और बेटा मान लिया कि ये रेफरेंस ग्राउंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ 0 रेफरेंस पर. ठीक है ना. तो बेटा मैंने यहाँ बॉडी ले ली, तो बेटा यहाँ है एट ए हाइट h, दिस मैस m. ठीक है ना. दिस इज पॉइंट A एंड लेट से दिस इज पॉइंट B बेटा यहाँ ग्राउंड पर. ठीक है ना. ओके, वेरी नाइस. नाउ दिस बॉडी हमने रिलीज किया, इस बॉडी को. नाउ इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है ना. ओके, अगर हर पॉइंट पर टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम रहा, इसका मतलब है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस सिस्टम, इन दिस फ्री फॉलिंग, इन दिस बॉडी व्हेन इट इज फ्री फॉलिंग. देखो बेटा, हर पॉइंट पर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम आना चाहिए, एंड दैट विल प्रूव अस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. देखो बेटा, अब देखो क्या है, पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर, बता एट पॉइंट ए पर, एट पॉइंट किस पर बेटे, ए पर. बताए टोटल एनर्जी ई किसके बराबर आएगी, ई होगी बराबर बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ mgh है, क्योंकि बेटा ये कितनी हाइट पर यहाँ है, यहाँ 0 एनर्जी है. जितना हम बढ़ाएंगे तो यहाँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर E इज इक्वल टू यहाँ ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है. ठीक है ना. ये आपको पता, हमने डिराइव किया है. यहाँ इस पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जितना वर्क हम यहाँ डाउन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वो स्टोर होती है, यहाँ वो हमने निकाला है. तो यहाँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, एट पॉइंट ए mgh. और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में है, क्योंकि यहाँ आप रिलीज करना है इसको. तो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस हाइट पर, h एट हाइट h mgh. और काइनेटिक एनर्जी क्या है इस वक्त, 0, क्योंकि ये रेस्ट में है. ओके, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए किसके बराबर है, mgh बेटा. ठीक है, इसका लिखो फर्स्ट इक्वेशन.
अब यहाँ लिखेंगे, इसको रिलीज करेंगे और बेटा ये नीचे आएगी और फाइनली यहाँ से ट्रक हो जाएगी ग्राउंड। देखो बेटा पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर जब हमने रिलीज किया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी, क्योंकि एक्सीलरेट हो रहे हैं ना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी पर, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ डिक्रीज हो रही है एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या हो रही है कांस्टेंट। आप देखेंगे यहाँ इस पॉइंट पर, अगर यहाँ इस पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी एमजीएच आ गई, इसका मतलब है कि उसने प्रूव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। देखो बेटा नाउ बेटा एट पॉइंट किस पर, एट पॉइंट बी पर क्या है बेटा, टोटली एट पॉइंट बी किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल में मानता हूं तो क्या बेटा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम, लेट वेलोसिटी हियर इज v and this v is maximum 1/2 mv square, where v is the velocity with which a body gets struck here with the ground, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने, EB किसके बराबर आई बेटा, EB that is total energy at point B कितनी है बेटा, that is 1/2 mv square, और बेटा इसकी लिखो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आप देखो तमाशा, देखो तमाशा। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, कहां से कहां तक, now using equation of motion बेटा कहां से कहां तक, from A to B, लेकिन कौन सी बेटा, that is v square minus u square is equal to 2as, कौन सी इक्वेशन, where v is फाइनल वेलोसिटी, u is इनिशियल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, हाँ इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है और फाइनल वेलोसिटी ये है, तो 2as a is a बेटा क्या है यहाँ, a is acceleration due to gravity और बेटा s here is h। देखो बेटा तो पहला ये जमानी याद रखना है, रे टोटल एनर्जी एट ए कितनी है, टोटल एनर्जी एट ए ये जमानी याद रखिए mgh के बराबर, याद रखना बेटा ये पहली इक्वेशन थी। आप देखो बेटा क्या है, v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर देखो यहाँ ये v स्क्वायर निकालना है ये, तो v स्क्वायर ऐसे देखो, लेकिन u क्या है, u इनिशियली, u तो इनिशियली यहाँ a तो यहाँ 0 था, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a कितना है g और s कितना है यहाँ से यहाँ तक बेटा ये h है, तो देयरफॉर बेटा v स्क्वायर किसके बराबर आएगा 2gh, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट v स्क्वायर इन सेकंड, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन किस में डालो बेटा, इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड क्या बनेगी, देयरफॉर सेकंड बिकम्स, तो EB टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू 1/2 m, तो v स्क्वायर के बदले क्या लिखना, v स्क्वायर के बदले लिखो बेटा 2gh, तो बेटा 2 and 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या है बेटा mgh, तो आई ने सेम, अरे जितनी a पर टोटल एनर्जी है इतनी b पर भी, देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे, यहाँ देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट B बेटा किसके बराबर है mgh। thus the total energy at point A is equal to total energy at point B, and that proves here law of conservation of mechanical energy. Although kinetic energy gets changed into potential energy, but total sum of the two energies here and here remains constant, and that is equal to mgh. Okay, देखो बेटा ये आसान क्वेश्चन था। अब एक और पॉइंट अगर आपको दिखाएंगे तो चलो एक और पॉइंट लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट सी लेंगे, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ सी पॉइंट है, लेट द सी इज एट ए डिस्टेंस, बेटा यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया x, यहाँ y मान लीजिए आपकी मर्जी है, y है यहाँ, ठीक है ना, तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक h माइनस वाई है, यहाँ से यहाँ तक h माइनस वाई, अगर यहाँ से यहाँ तक y है, लेट ये फॉल हुई कितनी y, ठीक है ना। एट पॉइंट सी पर भी कितना आना चाहिए, बेटा ये भी आना चाहिए, कितना होना चाहिए यहाँ mgh, टोटल एनर्जी किसके बराबर आनी चाहिए mgh, तो ये प्रूव हो जाएगा। चलो आपकी खातिर लेंगे, देखो बेटा सी जब बेटा यहाँ ये फॉल हो जाएगी तो लेट v1 इज द वेलोसिटी एट पॉइंट सी, let v1 is the velocity at point किस पॉइंट पर, c पर, ठीक है ना। यूजिंग बेटा आप यूज क्या करो, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, आप यहाँ देखिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, यहाँ एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी बेटा किसके बराबर आएगी, बेटा क्या आएगी बताइए, बेटा यहाँ आएगी, यहाँ कितना है mg, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ बेटा mg लिखो, फिर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है h माइनस, तो यहाँ mg h माइनस वाई ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा 1/2 mv1 स्क्वायर। अब बेटा v1 निकालना है, इसके लिए लेट अस से इसकी क्या इक्वेशन लिखो बेटा, मान लीजिए कि ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। ओके देखो ये भी आना चाहिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी भी कितनी आनी चाहिए mgh, देखो बेटा क्या
तो EC इज इक्वल टू बेटा ये mgh माइनस mgy, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, +1/2 mv1 स्क्वायर। बेटा मान लीजिए कि ये इसकी थर्ड मत लिखो, इसकी थर्ड लिखो, ठीक है ना। अब v1 निकालने के लिए कहा बेटा क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, कहां से कहां तक, यूजिंग बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, कहां से कहां तक, फ्रॉम बेटा A to C। कौन सी इक्वेशन बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बेटा लिखो। तो v क्या है, v तो यहाँ बेटा v1 स्क्वायर एट पॉइंट C, v1 स्क्वायर, ये बेटा u कितनी है, ये बेटा 0 स्क्वायर है, तो 2 ऐसे लिखो, एक है g, तो s कितना है, s यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये s तो y के बराबर, ये कितना है बेटा है y इंटू y, ठीक है ना। तो v1 स्क्वायर बेटा किसके बराबर आएगा, 0 स्क्वायर, तो 0 v1 स्क्वायर के बराबर 2gy। सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू इन थर्ड, लेकिन किसके बारे में बात है, v1। सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू किसमें डालो बेटा, इन इक्वेशन थर्ड में डालो। तो थर्ड क्या बनेगी बताओ, तो लिख लो बेटा थर्ड क्या बनेगी, ये पर यहां लिखेंगे बेटा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज mgh, बेटा ठीक है ना। तो बेटा मैंने लिखा यहाँ mgy और बेटा +1/2 m, बेटा v1 स्क्वायर के बदले क्या लिखो, v1 से स्क्वायर के बदले 2gy, ठीक है ना। बेटा ये 2 और 2 क्या हुआ, कैंसिल, तो बेटा क्या है, AC इज इक्वल टू mgh माइनस mgy, बेटा यहाँ 2 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या है प्लस mgy। देखो बेटा ये mgy और mgy कैंसिल, तो बेटा बताइए ई पर कितना आई टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट C कितनी आई बेटा, mgh। ओके वेरी नाइस। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, बेटा कितना है mgh, एंड दैट प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। दैट प्रूव्स, बेटा लिखो यहां, दैट प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। याद रखो अगर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रिलेटेड, तो वहां फोर्स सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बगैर कोई और फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप यू कैन नॉट यूज हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके वेरी नाइस। तो अब नया टॉपिक बेटा यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ जो डिस्कस टॉपिक हो जाएगा, यहाँ नया टॉपिक है बेटा कोलिजन। क्या है, कोलिजन। मैं न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा। एक और टॉपिक हुआ यहाँ, तो पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ कोलिजन, ठीक है ना। देख लो पहले उतार लो बेटा। उतार लिया। हाँ ये कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ यहाँ। चलिए आप देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कोलिजन। कोलिजन ये आखिरी कॉन्सेप्ट है यहाँ वर्क पावर एंड एनर्जी का। आखिरी कॉन्सेप्ट है कोलिजन। लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, इतना लेंथी नहीं है, लेकिन किसको खत्म करना है ना, कोलिजन। अरे कोलिजन किसका नाम है, टक्कर। टक्कर जब टक्कर हो जाए, फ्लूइड लैंग्वेज में टक्कर को कहते हैं, टक्कर। लेकिन ये टक्कर जरूरी नहीं फिजिकल कांटेक्ट का, ये एट ए डिस्टेंस भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव नेगेटिव एट ए डिस्टेंस, दैट इज आल्सो कोलिजन। अल्फा पार्टिकल अगर बम्बार्ड होंगे ना न्यूक्लियस पर, तो वो न्यूक्लियस को डायरेक्ट पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल की चार्ज तो पॉजिटिव होती है, न्यूक्लियस की चार्ज भी पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर वो इसको स्ट्राइक करेगा ना, दैट इज नॉट एक्चुअल फिजिकल काइंड, वो एट ए डिस्टेंस वापस आ रहा है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज कोलिजन। लेकिन आम लैंग्वेज में सभी कहते हैं कि टक्कर, जब व्हेन टू बॉडीज क्रैश विद ईच अदर, क्रूड लैंग्वेज में, है ना। तो लिखो बेटा कोलिजन क्या है, लिखो कोलिजन इज एन एक्चुअली एक्यूरेट, लिखो डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन लिखो, इज एन आइसोलेटेड इवेंट
in which two and more than two bodies or particles interact with strong impulsive forces तो बेटा ये है कि कोलिजन यूजुअली अगर दो कैरम बॉल्स आपस में कोलाइड हो जाएंगे, कोलिजन इसको कहते हैं, इंटरेक्शन हो रही है, और दैट इज इंपल्सिव फोर्स। अगर बेटा टू गिलास बॉल्स आपस में जो टक्कर लेगी तो दैट इज आल्सो कोलिजन। कोलिजन बेटा अगर टू बॉसेस आपस में बेटा वो क्रैश हो गई विद ईच अदर, दैट इज आल्सो नोन एज बेटा कोलिजन। तो डिफरेंट टाइप्स के कोलिजन है, लेकिन मैंने यहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखा है आपको बेटा क्या है। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट है ना, आइसोलेटेड मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स। तो जो दो बॉडीज आपस में बेटा करेंगे ना कोलिजन, दैट इज दिस इज इंटरनल फोर्स। थर्ड बॉडी नहीं आनी चाहिए, अगर थर्ड बॉडी आएगी तो वो भी सिस्टम में होनी, तो थर्ड बॉडी सिस्टम है, ठीक है ना। जितनी बॉडीज का सिस्टम नहीं है तो इसके अलावा कोई और बॉडी नहीं होनी चाहिए, दैट एट ए टाइम विल बी, वो इसको कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। ओके, तो क्या लिखा मैंने, इज एन आइसोलेटेड इवेंट, क्या है, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, दैट सिस्टम होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अगर दो बॉडीज का सिस्टम तो आपस में क्या हो जाएगा, लेकिन दो बॉडी सिस्टम, तो तीसरी बॉडी इसमें एक्सटर्नल होगी। अगर थ्री बॉडी सिस्टम इंटरेक्ट हो जाएगी आपस में, अगर थ्री बॉडीज बेटा इंटरेक्ट हो जाएंगी ना आपस में, तो फोर्थ बॉडी जो होगी, अगर थ्री बॉडी सिस्टम आप लेंगे तो फोर्थ बॉडी वाली कहेंगे एक्सटर्नल। तो आपस में क्या करेंगे थ्री बॉडीज विद ईच अदर, दैट इज इंटरनल फोर्स। ओके, अब आपको बात समझ में आई। तो बेटा कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू एंड मोर देन टू बॉडीज इंटरेक्ट each other with strong impulsive forces. Impulsive forces are those forces which are very strong but last only a short interval of time. Okay, very good. For example, collision between two carom balls. कैरम है ना, कैरम बॉल, और बेटा कोलिजन बिटवीन टू गिलास बॉल्स, बेटा कोई भी क्रैशिंग अप when two buses interact with each other, that is also collision, ठीक है ना। Now these collisions are बेटा they are of two types. Two important things, two important laws remain here conserved in collisions, that is law of conservation of linear momentum and law of conservation of mechanical energy. बेटा ये है, ये यहाँ कंजर्व रहती है, किसमें, देखो बेटा two important laws here remain conserved. बेटा क्या क्या है, in every collision हर कोलिजन में क्या रहता है बेटे, कांस्टेंट, there is every collision obeys law of conservation of linear momentum. एक और दूसरी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हर कोलिजन में होती है ना। जो कोलिजन हो सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन के दरमियान, प्रोटॉन के दरमियान, इस इंटरेक्शन को भी बेटा वो न्यूक्लियर फिजिक्स में देख रहे हैं, कोलिजन थ्योरी वहां भी होती है। एंड दीज आर आल्सो नोन एज कोलिजन, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हो जाएगा न्यूक्लियस से, वो भी इसको भी कहे, चाहे फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो, इट इज आल्सो नोन एज बेटा कोलिजन। लेकिन दो लॉज यहाँ मैंने बताया आपको, कौन से दो लॉज है जो यहाँ वैलिड है बेटा, क्या क्या लॉ है हियर बेटा। एक लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बेटा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो बेटा यहाँ कोलिजन दो टाइप के हैं, एक कोलिजन है
इलास्टिक कोलिजन और दूसरा टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, वन इज इलास्टिक एंड अनदर इज इनइलास्टिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। एक बेटा है इलास्टिक और बेटा दूसरा टाइप है इनइलास्टिक। तो बेटा कोलिजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक टाइप क्या है? इलास्टिक, और बेटा दूसरा क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। एक है इलास्टिक कोलिजन और बेटा दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इसमें क्या फर्क है? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। यहाँ बेटा काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहती है? सेम। लेकिन यहाँ इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, में डिफरेंस। बाकी जो है ना लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना बेटा। बात आई समझ में? ओके, वेरी नाइस बेटा। ये डिस्कस करेंगे, इस थ्योरी को आगे ले जाएंगे, लेकिन बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन ये टॉपिक इतना ही। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।